ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं कि ये दोनों जो है ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, कोई एक एग्जाम में पूछ ही देता है, हो सके इस बार भी ये दोनों में से देखना तुम लोग कोई क्वेश्चन एक तो, अगर ज्यादातर संभावना रहता है कि आ ही जाता। तो सुनना थोड़ा सा ध्यान से, 1848 की क्रांति जो अब होगा, फिर से वहां इसी तरह जन आंदोलन होगा, गृह युद्ध होगा, ठीक ना, और वो राजा लुई फिलिप के खिलाफ। तो सबसे पहले ये देखते हैं आखिर लुई फिलिप ने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से फिर आंदोलन हो गया। अभी तो बता ही रहे थे कि ये उदारवादी था, ठीक, तो अंततः ऐसा क्या कर दिया देखो। कहता है लुई फिलिप एक उदारवादी शासक तो था, परंतु वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी था। उसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। देखो ये तो पूछा जाता है, ये बोल देता है, ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन कर देता है, स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति, कहेगा स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन, यानी नया नियम कानून जो बनाया मध्यम वर्ग के लिए, ठीक, वो किसने? लुई फिलिप ने। तो बोल देता है लुई स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किसने किया था, तो क्या बोलेंगे? ठीक, अच्छा, इसने क्या किया ना, इस नीति के तहत जो शिक्षित थे, जैसे कि डॉक्टर, जैसे कि कोई व्यापारी, नहीं, जैसे कि शिक्षक, यानी जो शिक्षित वर्ग थे ना, उन लोगों को कुछ विशेष छूट दिया। जो अमीर वर्ग के थे, अब शिक्षित कौन रहेगा? जो थोड़ा पैसा वाला रहेगा, पूंजी वाला, तो उन लोगों को कुछ आरक्षण दिया, ठीक ना, उसको छूट दिया। लेकिन ये जो है ना लुई फिलिप, किसान और मजदूरों को लेकर कोई काम नहीं कर रहा था। किसान और, हाँ, यानी अब दिक्कत इन लोग, अगर आप देश के किसानों को लेकर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ठीक, इसके खिलाफ इसके लिए कुछ अच्छा व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के लोगों को आप रोजगार नहीं दे रहे हैं, काम नहीं दे रहे हैं, तो ज्यादातर तो किसी भी देश में इस तरह के लोग होते हैं, नहीं, और इन्हीं के वजह तो एक किसी देश की आधार जो है ना इसी पर तो टिका हुआ है, नहीं, अगर मजदूर वर्ग लोग नहीं रहे तो इतने बड़े बड़े घर सब कैसे बनेंगे? एक कल कारखाने, फैक्ट्री में जो नए नए वस्तुओं का निर्माण होता है, ये सब कौन करता है? मजदूर ही तो करता है, ठीक, और किसान अगर नहीं हो तो फिर जितने भी चीजों का हम उपभोग करते हैं वो तो यही तो करवाता है, नहीं, और आप क्या कर रहे हैं? इसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिए, ठीक। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि अमीर शिक्षित वर्गों के लिए ये अच्छा नियम कानून बनाया, उन लोगों को अच्छा लग रहा था लुई फिलिप, लेकिन इसके लिए ये खराब हो गए, ठीक ना। सन 1840 में इसने गीजो को प्रधानमंत्री बनाया, ये भी याद रखना। अब देखो आगे, गीजो ये कौन थे? प्रधानमंत्री, हाँ। अब ये 1848 के बाद, 1848 में क्या हो रहा है ये पढ़ रहे हैं। लुई फिलिप शासक बन गया, राजा बन गया, इसने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो को, ठीक ना, गीजो को इन्होंने अपना प्रधानमंत्री बनाया, जो कि बता रहा है कि कट्टर प्रतिक्रियावादी था, वो किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध थे। देखो, यानी बता रहा है कि गीजो भी एक कट्टर प्रतिक्रियावादी, यानी अच्छा नहीं है, योग्य नहीं है, किसी भी तरह देश में नए सुधार नहीं करेंगे, समाज में अच्छी व्यवस्था को लेकर कोई काम नहीं करेंगे। वैधानिक कहने का मतलब किसी भी प्रकार के अच्छे नियम कानून नहीं बनेंगे। भ्रष्टाचार फैला हुआ है, गरीबों का शोषण हो रहा है, होने दो, ठीक ना, अमीरों को जितना लूटना है लूटने दो, ठीक। तो इस तरह से समझो, ये गीजो भी घोर कठोर प्रतिक्रियावादी शासक था। तो लुई फिलिप ने जो अपना प्रधानमंत्री बनाया था, क्या वो जनता के लिए योग्य था? क्या नहीं था, ठीक ना। अब देखो आगे क्या होता है, देखो यहां लिखा है लुई फिलिप ने जो है ना पूंजीपति वर्ग के साथ रखना पसंद किया। उसने शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, उसे अपने शासन के कार्यों में अभिरुचि नहीं थी, और जो अल्पमत भी थे, उसके पास किसी तरह की सुधारात्मक कार्यक्रम भी नहीं थे। देखो आपको बता रहा है कि लुई फिलिप ने दोस्ती किससे रखा? अमीरों से। किसे? अमीर वर्गों से, यानी देश के अमीर वर्ग जो है उससे आप दोस्ती रखे हुए हैं, ठीक। देश के लिए देश कैसे चलेगा, इसके लिए कोई अच्छा नियम कानून आप नहीं बना रहे हैं, ठीक ना, विधि व्यवस्था को खराब करके रखे हैं। किसी भी प्रकार की जो है ना विदेश नीति भी वो नहीं बना रहे थे, यानी आप अपने देश के कल्याण की अगर बात कर रहे हैं, ठीक ना, चाह रहे हैं कि गरीबी दूर हो, ठीक, लोगों को रोजगार मिले, तो अगल बगल के देशों से भी अच्छा रिश्ता बनाना पड़ता है, तभी ना जो चीज हमको जरूरत है उसके देश से आ जाएगा, जो हमारे देश में ज्यादा उत्पादन हो रहा है उसके देश में जाके बिक जाएगा। तो इस तरह से अगल बगल के देशों से भी
थोड़ा सा संबंध अच्छा रखना चाहिए। लेकिन बता रहा है कि लुई फिलिप किसी भी प्रकार के विदेशी नीति भी नहीं बना रहे थे, विदेशों से भी कोई मतलब नहीं। यानी एक तरह से मानो तो सिर्फ राजा पद पे है, अब बाकी सिर्फ कैसे क्या हो रहा है होने दो, ठीक ना, बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस कारण क्या हुआ, इसके शासनकाल में भुखमरी और बेरोजगारी व्याप्त होने लगी। क्या बता रहा है? हाँ, अब राजा ही अच्छा नहीं, योग्य नहीं, जनता से मतलब ही नहीं, तो बेरोजगारी और भुखमरी किसी भी देश में होगा या नहीं होगा? ठीक, तो वही चीज हो गया पुनः कहां? फ्रांस में। कहां हो गया? फ्रांस में। ठीक। सुधारवादियों ने 22 फरवरी 1848 को पेरिस में थियर्स के नेतृत्व में एक विशाल भोजन का आयोजन किया। देखो आगे आपको बता रहा है कि 22 फरवरी 1848 को सुधारवादी, अब कुछ ये लोग खराब था, लेकिन समाज में तो अच्छे लोग भी तो है, राष्ट्रवादी लोग भी तो है। तो उन राष्ट्रवादियों ने मिलकर तय किया कि पुनः हम लोगों को विचार करना होगा, ठीक, सोचना पड़ेगा। किसके लिए? लुई फिलिप के लिए। ठीक, तो बता रहा है कि एक व्यक्ति था, नाम था थियर्स। क्या नाम था? हाँ, इन्होंने क्या किया ना, 22 फरवरी 1848 को थियर्स ने पेरिस में एक भोज का आयोजन किया। विशाल भोज रखा कि जितना यानी आके खा सकते हो, नहीं, जितना लोग आके खा सकते। ठीक, और तो यहां खिलाने का उद्देश्य ये था कि अगर भोज के नाम पर बोलेंगे तो सभी आदमी आएगा, और जब आएगा तभी तो सबके सामने बात रखा जाएगा, भीड़ जमाव होगा तभी ना कोई बात करेंगे, बातचीत देश को लेकर के। तो जैसे ही वहां पर भोज का आयोजन किया जाता है, सभी तरह के लोग आते हैं, तब ये अपना विचार रखते हैं लोगों के बीच, ठीक ना। तो जितने भी इसके टीम में, इसके संगठन में जितने भी सुधारवादी सब व्यक्ति थे, सब मिलकर लोगों से बात करता होगा, ठीक, कि अगर ज्यादा लंबा समय तक लुई फिलिप का शासन रहा तो फिर देश जो है सबसे ज्यादा गरीबी में आ जाएगा, ठीक, फ्रांस की स्थिति बहुत बदतर हो जाएगा। इसलिए हम सबको मिलकर पुनः क्रांति करना पड़ेगा, इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। किसके खिलाफ? लुई फिलिप के खिलाफ, ठीक ना। और इस तरह से फिर यहीं से जो है ना जगह जगह देश के कोने कोने में अब इसके खिलाफ आंदोलन होने लगा, ठीक। लोग जो है, चाहे वो सरकारी कहीं काम करने वाले लोग हो, प्राइवेट रहे या रोड रहे, हर जगह अब इसका प्रदर्शन, ठीक ना, इसके खिलाफ। और बता रहा है आने वाले समय में 24 फरवरी को ही लुई फिलिप गद्दी त्याग करके इंग्लैंड भाग गया। कब? समझ में आ गया इसको कि अब मेरा कुछ चलने वाला नहीं है, भागना ही पड़ेगा, नहीं तो मारे जाएंगे, नहीं तो कौन? लुई फिलिप, ठीक। चलो, तत्पश्चात नेशनल असेंबली ने गणतंत्र की घोषणा करते हुए, अब देखो जैसे ही वो भागा उसके बाद बता रहा है कि अब जो है ना पुनः इन सुधारवादी लोगों ने मिलकर विचार किया कि देश कैसे चलेगा। रह रहकर कोई राजा आता है तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ वो गलत ही कर देता है। तब इन लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि अब देश में क्या करेंगे, देश के वो व्यक्ति जिसका उम्र 21 साल है या 21 साल से ऊपर हो गया है, अब उसको वोट देने के लिए बोलेंगे। नहीं, वोट दो, मांगने दो, हमको भी मांग रहा है। अगर पढ़ने के लिए बैठ गए हैं तो आगे पीछे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसको भूल जाओ, क्या, जब तक कि ये खत्म। बाप रे, कैमरामैन सब ठीक है, चलो रहने दो। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, अब ये बताओ। हाँ, लोगों ने मिलकर के ये निर्णय लिया कि अब जो है ना अस्थाई सरकार किसी को नहीं बनने देंगे। हाँ, 21 वर्ष के जो है या उससे ज्यादा उम्र के हैं, अब वो वोट करेंगे ने, और उसके वोट के माध्यम से ही अब हम जन प्रतिनिधि को चुनेंगे और उसको शासक बनाया जाएगा, ठीक। तो सोचो आज जो हमारे देश में हर 5 साल में चुनाव हो रहा है, ठीक, तो ये सब चीजों को लेकर फ्रांस में ही सबसे पहले देखो ये सब चीज होना शुरू हो गया था। तभी धीरे धीरे ये अच्छा नीति व्यवस्था लोगों को लगा, जो दूसरे देशों ने भी इस चीजों को अपनाया, क्या, ठीक। तो देखो 24 फरवरी को लुई फिलिप ने गद्दी त्याग, अच्छा ये तो हो गया। 21 वर्ष के ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। गणतंत्रवादियों का नेता लमार्टीन और सुधारवादियों का नेता लुई ब्लॉ था।
लोगों को गारंटी दिया कि अब जो है ना हमारे द्वारा ही चुना गया नेता बनेगा देश के शासक, ठीक। अब कोई देश में बेरोजगार नहीं रहेगा, काम सबको मिलेगा, ठीक ना। और चाहे वो अमीर रहे गरीब रहे, सबके लिए अब सम्मान कानून रहेगा। तो ये बहुत अच्छा व्यवस्था ये किया। तो उसमें बता रहा है कि कुछ जो बड़े बड़े नेता थे, लामार्टिन और लुई ब्लॉक, क्या नाम था? हाँ, तो इतना यानी कहने का मतलब ये बदलाव लाने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक ना। लेकिन ये दोनों नेता ना आपस में ही मतभेद कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए ये दोनों में से कोई शासक नहीं बन पाता, ठीक। यानी नया जो है देश के शासक ये दोनों में से कोई नहीं बन पाते हैं, कोई तीसरा ही बन जाता है। और उस तीसरे व्यक्ति का नाम था नेपोलियन, लुई नेपोलियन। इस बार क्या नाम था? वो वाला नेपोलियन नहीं, इसका नाम क्या? लुई नेपोलियन। और यही लुई नेपोलियन को नेपोलियन तृतीय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ठीक। 1848 की क्रांति किसके खिलाफ? लुई फिलिप के खिलाफ। किसके खिलाफ? इसने प्रधानमंत्री किसको बनाया? गीजो का, प्रधानमंत्री गीजो, ठीक। दोनों कैसे विचारधारा के हो गए थे, ठीक ना, किस तरह से इन्होंने दिक्कत किया, ठीक। और इसके खिलाफ जो है सुधारवादियों ने जो काम किया, थियर्स के नेतृत्व में भोज का आयोजन कहां किया? पेरिस में, ने? और इस तरह से इसके खिलाफ आंदोलन होता है, इसको भगाया जाता है। नया शासक बनकर आए कौन? नेपोलियन तृतीय। कौन? तो अगला क्वेश्चन यही रहेगा आप लोगों से कि 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? फ्रांस में होने वाले 1848 की क्रांति के बारे में बताइए, यही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। और इसी में से आपको इन चीजों को लिखना है, जितना सा अभी हम लोग पढ़े यही चीजों को लिखना है, जितना संक्षिप्त में और जितना अच्छा लिख सकते हो, ठीक। अब जो सुना जो समझा वो तो लिख लोगे, जो कान बंद करके था तो नहीं लिख पाओगे। थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास कर। तो 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं? चार्ल्स दसम से सीधा तुम लुई नेपोलियन पे आ गए। कुछ नहीं, सीधा यहाँ 1848 की क्रांति जो है फ्रांस में शासक लुई फिलिप के लिए हुआ था, नहीं तो लिखेंगे सीधी सी बात कि लुई फिलिप जो है ना एक उदारवादी और महत्वाकांक्षी शासक था, लेकिन कुछ ही दिनों में शासन करते करते ये पूंजीपति वर्गों का जो है साथ देने लगे, ठीक ना। स्वर्णिम मध्यवर्गीय नीति का अवलंबन किया। इन्होंने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, ठीक ना। गीजो भी कठोर यानी घोर प्रतिक्रियावादी शासक ही थे, ठीक। इन लोगों ने मिलकर जो भी नीति नियम कानून बनाया उससे जनता का शोषण ही हो रहा था, उसके ऊपर अत्याचार ही हो रहा था। इसके शासनकाल में पुनः जो है देश में बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ गया, ठीक। तो कुछ सुधारवादियों ने मिलकर के पुनः संगठन बना करके एक भोज का आयोजन किया, ठीक। और वहां ही बैठकर निर्णय लिया कि पूरे देश में अब इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करना होगा, और किया भी जाता है, ठीक। और जब आंदोलन इसके खिलाफ होता है तो डर के मारे शासक लुई फिलिप इंग्लैंड भाग जाता है। कहां भाग जाता है? इंग्लैंड भाग जाता है, ठीक। और इस तरह से लोगों ने मिलकर के पुनः गणतंत्रवादी विचारधारा को देश में अपनाया, ठीक। 21 वर्ष से ऊपर के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चुना गया प्रतिनिधि को शासक बनाया गया। तो इसमें जो चुनकर आए उसका नाम नेपोलियन तृतीय था। क्या नाम था? इतना सा है, अगर याद रखोगे इतने लिख पाओगे, 3 बार रिपीट हो गया, ठीक ना। तो चलो ये क्वेश्चन लिख के आना है। अब थोड़ा सा देख लो, इस क्रांति ने ना सिर्फ फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का अंत किया, बल्कि इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड भी इस क्रांति से प्रभावित हुए। कल ही हम बोल रहे थे ना रे, मेटरनिक पहले ही ना बोलता था कि ये फ्रांस जो है ना जब छिकता है तो बाकी देशों को जुकाम आ जाती है। कौन? किसने बोला था? ध्यान से सुनना, मेटरनिक ने कहा था कि फ्रांस जब छिकता है तो बाकी सबको सर्दी खांसी हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जब जब ये फ्रांसीसियों ने आंदोलन किया है ना तो इसके अगल बगल के देश भी आंदोलन करने लगते हैं। नहीं, अपने देश में ये लोग भी आंदोलन, 1789 में वो क्रांति किया तो उसको देश के अलग अलग देशों ने भी करना शुरू किया। नए नए व्यवस्था वो उन देशों में भी लागू हुआ। 1830 में ये क्रांति किया
तो सब करने लगा इसको देख करके। 1848 में ये जब कर रहा था तो फिर बता रहा है कि जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जितना भी अलग अलग ये यूनान तुनान सब जो है मिलकर अपने देश में कर रहा है। तो इसीलिए मेटरनिक ने क्या बोला कि एक तो वहां से शुरू करता है तो ये लोग सब करने लगता है, ठीक ना। तो ये कथन अगर पूछ दे किसका था तो क्या बोलेंगे, मेटरनिक का। किसका? तो चलो ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं कि राष्ट्रवाद का प्रचार कैसे हो रहा है, राष्ट्रवादी कैसे बन रहा है एक देश में जो है ना, नए विधि। आज पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा लोकतंत्र को लागू किया गया, हर एक देश जो है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को अपनाया। तो देखो इसका शुरुआत बड़ा कठिनाई हुआ ना, ये अच्छी शासन व्यवस्था को लाने में किसी भी देश में बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ा उसको, तब जाकर इस तरह की व्यवस्था आई। ठीक, आज हम भारत का ही अपना चर्चा करें कि हमारे देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, लेकिन इसके पहले बात करो कि कितनी कठिनाइयां थी, ठीक ना। अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले मुगलों का शासन था, उसके पहले जो है कई और तुर्की लोग आए थे, अफगानी सब आए थे, तो उन सब चीजों से लड़ना पड़ा, तब जाकर धीरे धीरे जो है यहाँ एक अच्छी शासन व्यवस्था आई। चलो ये क्वेश्चन लिखो तो